वहाँ पे महिला है तो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कई बार हुए हैं, रिपीटेडली बहुत बार होते हैं। उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, वो खुद ही नहीं आगे आती हैं कि हमें करना है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा परिवार टूटेगा। सोसाइटी में मुझे लगता है कि मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंशी और आज स्वागत करती हूँ 23 साल की अनन्या पांडे का जूट पर लाइव सोशल के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। अनन्या, स्वागत है आपका। और जूट पर लाइव सोशल एक मुहिम है जहाँ पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए उनसे जोड़ते हैं। और बहुत से लोगों को नहीं जान पाते लोग, तो उनके लिए हम प्रमोशन के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जूट पर लाइव सोशल का। और आज आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अनन्या जो है एक 23 साल की लड़की है जिसने कि इतनी छोटी सी उम्र में समाज सेवा का बीड़ा उठाया। भूगोल की पढ़ाई और समाज सेवा, भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर मंत्री रही है, नेस्ट की भी मेंबर रही, निवेदिता एंडेवर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी आसकस करके एक अपनी संस्था चला रही हैं जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। 2 जगह पर बहुत सारे गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उनको पढ़ाई करवा रही हैं। और बाकी इन्हीं से जानते हैं कि कैसा है इनका ये सफर, और अच्छी-अच्छी कुछ बातें करते हैं। मैं बार-बार बोल रही हूँ 23 साल की छोटी सी उम्र, भूगोल की पढ़ाई मतलब ज्योग्राफी की पढ़ाई और ये समाज सेवा। कैसे शुरू हुआ ये सफर? कहाँ से ये बीज पैदा हुआ आपका? तो मैम, ज्योग्राफी से तो समाज सेवा का कोई रिलेशन है नहीं वैसे, लेकिन क्योंकि मैंने ज्योग्राफी मेरा जो बीए और एमए दोनों ही रहा है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में रहा है, और मैंने नेशनल पीजी कॉलेज से ही दोनों अपना मास्टर्स और बैचलर्स दोनों कंप्लीट किया है। तो जो हमारे नेशनल पीजी कॉलेज में हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी हम एक सोशल कॉज के लिए हम वहाँ पे भी काम होते थे। तो पहले तो मैं वहाँ से भी जुड़ी रही, और वहाँ से भी मैंने धीरे-धीरे सीखा चीज़ें, मैंने वहाँ भी चीज़ें की। और जब मैं क्लास 12th में थी तो हमारे स्कूल में भी कई बार एनजीओज़ आते थे। तो उसमें भी जब मैंने जॉइन किया, जब मैंने चीज़ें करी तो मुझे एक धीरे-धीरे करके रुचि उसमें हो गई। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुझे दायित्व भी मिला। उसमें भी रह कर के किस तरीके से काम किए जाते हैं, कैसे इवेंट्स मैनेज किए जाते हैं, कैसे समाज में लोगों के साथ हमें डील करना होता है, कैसे उनसे बातचीत करनी होती है, वो चीज़ें हमने सीखी। इसके अलावा ये नेहरू युवा केंद्र संगठन है, उसमें भी मैंने वॉलंटियर किया। तो ऐसे धीरे-धीरे करके 3 साल, 4 साल में पर समाज सेवा क्यों? व्हाई? मैं व्हाई जानना चाहती हूँ आपका कि क्यों, किस वजह से? बहुतों का होता है महिलाएं, बहुतों का होता है गरीबी, बच्चे। आपका वो व्हाई क्या था समाज सेवा का? मैम, वाई का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो ये होता है ना कि क्योंकि हम एक सोसाइटी में ही पले-बड़े होते हैं, हम समाज से ही निकल कर के सारी चीज़ें सीख कर के जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी के लिए भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम गिव बैक क्या कर रहे हैं सोसाइटी को। तो एक वो चीज़ भी मेरे माइंड में रही है शुरू से, और क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे जो पिताजी हैं वो भी आरएसएस में रहे हैं शुरू से, तो एक वो हायरार्कियल भी डेवलप मेरा होता गया है शुरू से। डीएनए में आ गया। हाँ, वो डीएनए में एक तरीके से, तो वो चीज़ भी रही है। आस्कस, मैं कल से परेशान थी ये कैसा नाम है, अभी आपने क्लियर किया आस्क अस है ये। तो आस्क अस का क्या मायने हैं, और क्यों ये नाम रखा, और क्या है ये फाउंडेशन, क्या काम करती है? आस्क अस फाउंडेशन का जो हमने मोटो रखा है वो है अ स्टेप टुवर्ड्स श्रेष्ठ भारत। तो श्रेष्ठ भारत का जो हमारा डेफिनिशन है वो ये है कि एक ऐसा भारत जहाँ की महिलाएं सशक्त हों, जहाँ के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, जहाँ के जानवरों को खाना पीना ठीक से मिले, जहाँ पेड़ पौधे ठीक से रहें, स्वस्थ रहें, और जहाँ साफ सफाई हो। क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये एक पूरे एरिया को, एक पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोडक्टिव बनाती है। तो श्रेष्ठ भारत की डेफिनिशन हमारे मायने में यही 5 चीज़ें हैं। तो हमने इन्हीं चीज़ों को देख करके, सोच करके, समझ करके हमने 5 विंग्स बनाई हैं अपने आस्कस फाउंडेशन में, जिसमें पहली हमारी रिवॉल्यूशनरी विंग है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब है बेसिकली अ वुमन, अ नारी हू ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशनरी में हम जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको हम सशक्त करना, उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने का काम अभी कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ लगभग 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ उनके पास हम काम देते रहते हैं, क्योंकि कैसा फेस्टिवल काम?
जैसे दिवाली के टाइम पे हम लोग उनसे दिए वगैरह बनवा करके, या जो वो दीवालों पे जो लगते हैं डेकोरेटिव आइटम्स, वो सब बनवा करके उसको हम सेल करते हैं, और उसका जो भी फंड आता है वो हम उन्हें दे देते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है रिवोल्यूशनरी के नाम से ही, उस पे हम उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स पे सेल करते हैं, और उससे भी जो हमारे पास फंड आता है वो भी हम डायरेक्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारी विंग है एम्पावर्ड, जिसमें ईडी स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। एम्पावर्ड विंग के अंडर ही हमारी, जो आपने बताया, 2 क्लासेस चल रही हैं 2 जगह पे, जहाँ पे एक जगह 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक जगह 30 बच्चे। कौन पढ़ाता है इनको? हमारे एनजीओ के ही वॉलंटियर्स हैं जो उन एरिया में ही रहते हैं। उन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि वो पढ़ाना चाहते हैं, तो वही अभी पढ़ा रहे हैं इन दोनों एरियाज में। इसके अलावा हमारी तीसरी विंग है पावर रेंजर्स, जिसमें PAW स्टैंड्स फॉर पॉ। तो वो जानवर। हमारी, हाँ, एनिमल विंग है। और चौथी है हमारी ग्रीन स्क्वाड, जो कि हमारी एनवायरनमेंट विंग है। और लास्ट इज लिटिल लेजेंड्स, ये थोड़ी सी अलग सी है। इसमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई से हटके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है। जैसे वो स्पोर्ट्स में या तो अच्छे होते हैं, या उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट उनका बहुत अच्छा होता है, तो हम उनको भी उस विंग के थ्रू प्रमोट करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। वाह! तो कुछ छोड़ा नहीं आपने। मैं सुनना चाह रही थी और आपने मुझे इतने सारे रीजंस दे दिए अपने काम के लिए। तो बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक है अनन्या। तो ये जानना चाहूंगी कि देखिए, समाज सेवा घर से शुरू होती है कहते हैं सब, लेकिन हर चीज के पीछे पैसा चाहिए। बिल्कुल। कैसे फाइनेंसेस मैनेज करते हो? कहीं से फंडिंग ले रहे हो? क्या मैम, हो अभी रहा तो फिलहाल हमारे को फंडिंग कहीं से भी नहीं आती है। हमारा एक आस्का स्टूडियो करके हमारा डिजिटल मार्केटिंग फर्म है, जिसमें कि हम लोग टोटल डिजिटल पूरी मार्केटिंग हम लोग 360 डिग्री करते हैं प्रोवाइड। तो उसमें से जो भी हमारे पास आता है प्रॉफिट, उसका हम 20% हम फाउंडेशन में लगाते हैं। तो वो पूरा अभी तो फिलहाल हमारा अपना ही इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो आने वाले 10 सालों में कहाँ देखती है अनन्या अपने आप को? मैम, एनजीओ को लेकर के तो मेरे बहुत ज़्यादा बड़ा विज़न है, और जो मेरा सबसे मेजरली है विज़न, वो वुमेन को लेकर के है, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रही हूँ, या जैसे मैं अगर पर्सनली अपना बताऊँ, तो मैंने बहुत ही सामने से लोगों को देखा है सफ़र करते हुए। आजकल के टाइम पे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाएँ तो बहुत सशक्त हो गई हैं, अब उनको ज़रूरत नहीं है चीज़ें इतना प्रोवाइड करने की। बट अगर हम बहुत ग्राउंड लेवल पे आकर के देखें, तो अभी भी महिलाओं के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, वो प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है। कई बार तो मतलब उनकी ऐसी कंडीशन है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो जो बहुत क्लोज़ली जिसने देखा है, वही समझ सकता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अनन्या, मैं आपसे, आप बार-बार बोल रही हूँ मैं ऐसी सोसाइटी में रही हूँ। अगर शेयर कर सकें तो ज़रूर बताएँ कि ऐसी कौन-सी कोई ऐसी घटना जिसने आपको इस काम को आगे ले जाने के लिए पूरा मकसद दिया कि हाँ, मैं इस वज़ह से ये काम करूँगी, बिल्कुल जिसने मैम। आपको हिला दिया हो? वैसे मैम, मैंने ये कभी आज तक कहीं भी शेयर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तभी लोग शायद आगे जा कर के खुद अपने लिए भी बोल पाएँगे। तो मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के पास ही एक ऐसा परिवार है, मैं कुछ नाम-वाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहाँ पे महिला है एक, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कई बार हुए हैं, रिपीटेडली बहुत बार होते हैं। एंड सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम उनको रीच आउट भी करते हैं, या हम अगर उनके पास जा करके उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, तो वो खुद ही नहीं आगे आती हैं कि हमें करना है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा परिवार टूटेगा। एंड मतलब उनको अगर आप देखोगे, या मैंने भी देखा है, अपने बचपन से ही देखा है, तो मुझे ही बहुत अंदर से ऐसा लगा है कि मैं क्या कर दूँ इनके लिए, बट वो खुद ही नहीं चाहती कि उनके लिए कोई कुछ करे। तो ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है ना कि एक सोसाइटी में मुझे लगता है कि मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। खैर, हम यूथफुल लाइफ में तो महिलाओं के साथ ही हम काम कर रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा मैं भी ये सब फेस कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, और जो आप कह रहे हो कि वो खुद नहीं आगे आना चाहते, तो वो मेरा भी पॉइंट ऑफ विजन है कि व्यू है, सॉरी, कि नहीं वो चाहते, वो एंड में अपने पति और पत्नी एक हो जाते हैं और बाहरी वाला जो वो विलेन टूटा हो जाता होता है। है, वो विलेन हो जाता है। करेक्ट। तो परिवार का क्या सपोर्ट है अनन्या? बिकॉज़ परिवार के बिना तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ मैम, सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इस पूरी चीज़ को, जो मेरी 1 साल की जर्नी रही है, वो तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ,
और बहुत सारी लोग बहुत सारी तरीके की बातें भी बनाते हैं, और क्योंकि एक लड़की अगर कुछ करती है और कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें, तो बहुत सारी तरीके की बातें होती हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने वो सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके, अवॉइड करके मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। और जब मैंने स्टार्ट किया था आस्कस फाउंडेशन, तो उससे पहले मैं जॉब भी कर रही थी। तो वो जॉब छोड़ के मैंने पूरा इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पूरा टाइम लगाया, तब भी मेरे पेरेंट्स को कभी कुछ ऐसा उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और मेरे डिसीजन को कभी भी उन्होंने गलत नहीं समझा है, कभी उस पे कुछ ऐसा नहीं कहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। छोटी सी उम्र है, बहुत सारे आपने दायित्व संभाल रखे हैं। तो क्या है आपका डेली मोटिवेशन डोज? कैसे अपने आप को सुबह मोटिवेट करती हो कुछ नया करने के लिए? जिस लाइन पे आप चले हो अनन्या, वहाँ पर बहुत चैलेंजेस भी आएँगे, लेकिन बहुत रोज़ नए-नए मोटिवेशन भी आपको मिलेंगे। तो क्या आपके हिसाब से आपका डेली मोटिवेशन डोज क्या रहता है? मैम, मोटिवेशन की तो एज़ सच, क्योंकि समाज सेवा के अंदर हम लोग हैं, ऐसी चीज़ है कि हमें मोटिवेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जब हम कुछ समाज के लिए करते हैं, तो वो जो सैटिस्फैक्शन होता है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है कि हमें आगे भी इन चीज़ों पे काम करना है। और जो भी चीज़ें हमने 1 साल में की हैं और जो हम चीज़ें करते हैं, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है। तो वो टीम एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, और वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है कि कई-कई बार मतलब हम हर दिन हमारा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 100%, 100%, 100% हों। कई-कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन 50% हैं, एक दिन 100% हैं, तो अगले दिन हम 10% ही होते हैं। बट जो हमारी टीम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो टीम का एक बंदा एक दिन 100% होता है, एक बंदा एक दिन 10% होता है। इस तरीके से कलेक्टिवली हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। कितने लोग हैं आपकी टीम में? कोर टीम में अभी हमारे साथ 5 लोग हैं। वो आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, या फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या अननोन वॉलंटियर्स हैं? फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड्स सारे हैं। फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो अनन्या, आने वाले समय में इनफैक्ट अभी भी समाज ने शुरू तो कर दी होगी सुगबुगाहट की शादी के लायक हो रही है लड़की। तो क्या प्लान्स हैं आपके? कैसे देखते हो शादी को? क्या मायने हैं आपके लिए शादी के? ये जर्नी है या पार्टनरशिप है? क्या है ये? हाँ मैम, ये बात तो सही है कि शादी के लिए अब प्रेशर तो है थोड़ा, क्योंकि एज भी हो रही है, और चीज़ें भी हैं ऐसी कि अब शादी के लिए सब लोग प्रेशराइज़ करते हैं। शादी के लिए अभी कुछ एज़ सच बहुत ज़्यादा कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में है शादी का। और शादी को मैं किस तरीके से देखती हूँ, तो शादी मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर चीज़ है, जो आजकल बहुत ही सोसाइटी ने या अगर बोले हम, तो जेन ज़ी, जो हमारी जनरेशन ज़ेड है, उन्होंने ऐसा बना दिया है कि नहीं, शादी को लेकर के बहुत ही नेगेटिव थॉट्स लोगों के अंदर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शादी में 2 लोग अगर एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और वो अगर आपकी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनकी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक आपको मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। बाय चांस पार्टनर, वुड बी पार्टनर ने आपकी समाज सेवा उसे पसंद नहीं आई और मना कर दिया करने से, तो आप क्या करोगे? तो मैम, हम पहले ही देख के करेंगे ना कि किसको पसंद आ रही है, किसको नहीं। पहले से सारी चीज़ें बता करके, सॉर्ट करके, तब आगे कुछ। और बाय चांस मान लीजिए बाद में उनका मूड चेंज हो गया कि नहीं, नहीं करना है, तब क्या करोगे? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं मैम, ये मेरा जो ये इस चीज़ को लेकर के विज़न ये है, वो प्रायोरिटी बहुत, है? हाँ, ये तो बिल्कुल प्रायोरिटी है, इसके लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर रहेगा शादी के उसमें भी, कि ये तो नहीं बंद होगा, आप कुछ भी कर लो। ये तो जब आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हो नन्या, तो कोई ऐसा इंसिडेंस या कुछ ऐसा वाकया जब आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो कि हाँ, शायद मैंने ये काम चुन के बहुत अच्छा किया, मैं इनके लिए कुछ कर पाई? कोई ऐसी उनकी फीलिंग्स आप उनकी देख पाते हो या कुछ? मैम, सबसे बड़ा तो मोटिवेशन हमारे लिए यही होता है कि अगर एक दिन भी क्लास हमारी नहीं हो पा रही है, या कोई हमारे जो टीचर्स हैं, जो एजुकेट करते हैं बच्चों को, वो अगर नहीं अवेलेबल हैं, तो बच्चे खुद आके गेट के पास खड़े होते हैं कि मैम, आज क्लास क्यों नहीं हो रही है? वो उनके अंदर जो वो एनर्जी है, उनके अंदर जो ज़ील है कि हमें पढ़ना है, तो वो देख कर के ही सबसे बड़ा हमें तो मोटिवेशन मिलता है कि इन बच्चों के लिए, जो जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिनके पास कोई भी किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं है, अगर उनके अंदर इतनी ज़ील है, मोटिवेशन है कि वो हर दिन उस टाइम पे आ करके पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो हमारे अंदर मोटिवेशन तो ऑटोमैटिकली आ ही जाता है। तो कभी गवर्नमेंट फंडिंग या सीएसआर के बारे में आपने नहीं सोचा? क्योंकि आप इतना नेक काम कर रहे हो, तो
अगर हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप किसी से कुछ कहना चाहो, क्योंकि आपकी जैसी संस्थाएँ एक्चुअली डिज़र्व करती हैं सीएसआर फंडिंग वगैरह। तो चाहिए आपको या नहीं चाहिए, अपने बल पे ही करोगे? नहीं मैम, बिल्कुल इसके लिए मैंने सोच रखा है, लेकिन क्योंकि ऐसा मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सीएसआर फंड्स जब 3 साल रजिस्ट्रेशन को हो जाता है, उसके बाद से ही मिलना स्टार्ट होते हैं। तो अभी तो हमें क्योंकि 1 साल कंप्लीट हुआ है हमारे एनजीओ को, तो अभी 1 साल में तो मुझे नहीं लगता है कि सीएसआर फंड्स अभी मेहनत कर रही हैं आप हाँ, अभी और तो लेकिन इसके भी आप प्रयास करते रहिए, उनके जो मायने हैं, पैमाने हैं, हाँ, तो उन पे अभी से आप वर्क करिए ताकि आपको 3 साल बाद प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। रोज़ काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम पढ़ाई भी हो रही है अभी? नहीं, पढ़ाई अभी तो बंद है, हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है, वो काम चल रहा है। ओके। तो कोई एक दिन ऐसा मिले जब आपको कोई ज़िम्मेदारी ना हो, ना दी जाए, कोई ना डिजिटल मार्केटिंग हो, ना समाज सेवा हो, तो वो दिन कैसा बिताना चाहोगी आप? मैं वो पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहूँगी, क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग वाला भी उसको भी 1 डेढ़ साल कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें भी पूरा मतलब ऐसा है कि 24/7 बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। हम लोग को संडेज़ को भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि स्ट्रगलिंग फ़ेज़ जब चल रहा होता है, तो खुद में भी ऐसा लगता है कि संडे भी है तो कुछ ना कुछ जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फैमिली की बहुत शिकायतें रहती हैं कि इसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा दिन मिलेगा तो मैं पूरा दिन मम्मी के साथ और पापा के साथ ही स्पेंड करना चाहूँगी। कौन-कौन है घर में आपके? जॉइंट फैमिली है, मेरे दादाजी हैं, दादी हैं, चाचा-चाची, उनके भी बच्चे हैं 2 और मेरा भाई है 1 छोटा और मम्मी-पापा हैं। रेवोल्यूशनरी कैसे सोचा? ये वर्ड्स कहाँ से आपने रिसर्च किए? कहाँ से क्या है ये रेवोल्यूशनरी, मतलब फिर थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे तो समझ आएगा सबको, सुनने वालों को। मैम, रिवॉल्यूशनरी बेसिकली जो हमारी महिलाएँ हैं जिनके पास स्किल्स तो हैं बट उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। जैसे कि आपके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं देख पा रही हूँ, वो काफ़ी ट्रेडिशनल आर्ट अगर हम कहें तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारी जो गाँव की महिलाएँ हैं वो बनाती हैं, लेकिन उनका काम जो है उनके घर तक ही रह जाता है। उनके काम को कभी रिप्रेज़ेंटेशन ही नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ें जो हम जब हमने एनालाइज़ की, जब हमने देखी कि इनके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स वो बना पाती हैं, तो वहाँ से मुझे ये एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम इसको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, क्यों नहीं उसको हम उनको हम फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ अगर इस चीज़ से, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है आपको ऐसे ग्रुप से जुड़ना चाहिए जो महिलाओं को एक प्लेटफ़ॉर्म देने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके पास महिलाएँ हैं, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म है, तो ऐसे बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे आप जुड़ सकते हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और एक्चुअल में उन लोगों को काम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिल सकता है जो कि वेल नोन होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनन्या, लेकिन 3 शब्दों में अगर आप अपने आप को खुद को डिस्क्राइब करेंगी तो क्या है आपकी पर्सनैलिटी? सबसे पहले तो मैं जो हमारे पहली विंग है रिवॉल्यूशनरी, मैं सबसे पहला वर्ड तो अपने लिए वही बोलूँगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कोई वुमेन स्टार्ट करती है तो रिवॉल्यूशन तो घर में सबसे पहले तो अपने घर में लाना पड़ता है। उसके बाद अगर सोसाइटी में भी कुछ अगर आपको बदलाव लाना है, तो वो नारी हू ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन, तो वो एक टर्म है जो मैं अपने लिए कहना चाहूँगी। इसमें मैं पूछना चाहूँगी, आपने भी क्या ये फेस कर रहे हो? मैं तो बहुत फेस कर चुकी। समाज का, अपनों का, रिश्तेदारों का क्या रुख है आपके इस काम के प्रति? क्योंकि उन्हें कुछ दिखता नहीं, उन्हें तो लगता है कि क्या पागलपन है बिल्कुल। और कोई पैसा तो कमा नहीं रहे। तो आपने भी ये चीज़ें फेस की? मैम, मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की और शुरुआती दौर में तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए फेस करना प्रॉब्लमैटिक रहा, क्योंकि एज भी मेरी कम ही थी उस टाइम पे और काफ़ी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था चीज़ों का। स्टार्ट करा था बस कि हाँ, जोश है तो स्टार्ट कर दिया है। तो सबने ऐसा ही बोला था कि क्या है समाज सेवा में, कुछ अभी पैसे कमाने पे ध्यान दो और कुछ नहीं आगे होता है इसमें, और अब तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं। तो बट हाँ, वही है कि धीरे-धीरे जब लोग देखते हैं कि चीज़ें ग्रो हो रही हैं, कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि हाँ, 1 महीने का है, 1 महीने में सब बंद हो जाएगा। और अपने ही खासकर बोलते हैं ये बात। अपने ही बोलते हैं खासकर, बट ये है कि मेरी मम्मी-पापा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। 23 साल की लड़की के लिए आप क्या समझते हो कि क्या सबसे खास ताकत है आपके पास इस वक़्त, जो आप अपने सारे सपनों को आप
साकार कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकती हो? सबसे पहला तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, दूसरा टीम जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। मैंने जो अभी एक चीज़ बोली कि अगर मेरा किसी दिन 10 है, तो टीम का 100 होता है। तो वो एक बैलेंस जो मेंटेन होता है, वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस चीज़ के लिए। और तीसरा जो सोसाइटी में जब हम काम करते हैं, तो जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं और वो जब खुश होते हैं उससे, तो वो एक सैटिस्फैक्शन जो है, जो हम हमारे अंदर आता है उनको देख कर के, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है चाहे उससे हमारे लिए। हमें पैसा मिल रहा हो या नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा हो, हो, करेक्ट। बट उनकी खुशी जो है बहुत हाँ, मायने रखती है हमारे। एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने सबसे पहले हम मिशन उज्ज्वल करके दिवाली के टाइम पे एक मिशन चलाते हैं, जिसमें वही जो मैंने बताया कि हम उनसे हैंडीक्राफ्ट्स और दिए बनवा करके उसको सेल करते हैं। तो वो पहली ऐसी बार था कि हमने फाइनेंशियली उनको महिलाओं को हेल्प किया था। तो फाइनेंशियली अगर हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो उनके अंदर वो चीज़ आती है कि हाँ, सच में कुछ मेरी हेल्प हुई है। तो जब हमने उनको जो भी पेमेंट उनका था वो दिए, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो देखकर वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा इस पूरी जर्नी का। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको रिग्रेट भी हुआ हो कि नहीं यार, मैं गलत राह चुन ली है मैंने? कोई आपकी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा कभी? हाँ मैम, इनिशियल डेज़ में ऐसा बहुत बार हुआ। शुरू के 2-3 महीने में ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे बहुत डीमोटिवेशन ऐसा फ़ील हुआ कि करूँ कि नहीं करूँ? ऐसा सेल्फ डाउट भी आता है बीच-बीच में कि हाँ, सब सही कह रहे हैं, क्यों नहीं पैसे कमा ले रही हूँ मैं? इतनी मेहनत जब मैं इसमें कर रही हूँ, जो मैं इतना टाइम इन्वेस्ट इसमें कर रही हूँ। बट वो एक जो होता है ज़ील जो आपका विज़न होता है ना, वो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। उससे अगर आप स्टक रहो ना, स्टिक होके रहो, तो फिर तो आगे चीज़ें सही हो जाती। फिर वो बस 3-4 महीने का रहा, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर था विज़न। कोई एक संदेश देना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को कि आपके जैसे युवा पीढ़ी जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको बाहर जाना है, विदेशों में जाना है, लेकिन आप जैसे लोग भी हैं जो समाज सेवा का राह चुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहोगे, या जो भी वो काम करना चाहें तो वो क्या हो, कैसा? हाँ, सबसे पहले तो मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो ये मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे लोग वेस्टर्नाइज़ हो रहे हैं, वो चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हमारे इंडिया को और मतलब आगे बढ़ने में वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि ऐसा हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर हम वेस्टर्नाइज़ होंगे, तो ही वो मॉडर्नाइज़ेशन कहलाएगा। बट अगर हम अपने अगर रूट्स को देखें और अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ों को ही फ़ॉलो करें, तो दैट इज़ ऑल्सो मॉडर्नाइज़ेशन ओनली। हम उससे भी मॉडर्नाइज़ हो सकते हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो ये मेरा एक संदेश है हमारे जनरेशन ज़ेड को। थैंक यू अनन्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू और सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज बहुत सारे जेनज़ीज़ को जो है इग्नाइट किया होगा आपके इन विचारों ने, आपकी सेवा भाव ने। थैंक यू ज्यूटफुल लाइफ सोशल में आने के लिए। थैंक यू सो मच।